ये जो वाक़या मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा अपना पर्सनल वाक़या है और आप ये समझ लें कि इस वाक़ये ने मेरी लाइफ को अपसाइड डाउन जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़िंदगी को उलट के रख दिया हो, तो इस तरह से कर दिया। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट में आपको बताती हूँ कि 2000 में मेरी शादी हुई। उस वक़्त मैं 16-17 ईयर्स की होंगी। 2002 के एंड में दिसंबर में मेरी बेटी पैदा हुई। खैर हम बहुत क्योंकि मेरी अपनी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, वेल ऑफ थी। आगे जहाँ मेरी शादी हुई वो भी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ लोग थे। तो बहुत अच्छी मेरी लाइफ गुजर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी चीज़ का मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, कुछ नहीं। बहुत अच्छा खाना पीना, आना जाना, घूमना फिरना। और कराची में भी अपना घर था। मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, तो मेरी शादी वगैरह भी कोयटा में हुई, लेकिन मेरे इन लॉज का एक घर कराची में भी था क्योंकि उनका बैकग्राउंड कराची से है। तो हम लोग साल में 4-5 दफ़ा कराची भी हमारा चक्कर लग जाता था। तो खूब मतलब एंजॉय करना। और मेरे इन लॉज में मेरा एक देवर था, एक नंद थी और मेरे हस्बैंड थे। तो और मेरे सास ससुर, टोटल 5 बंदे थे हम। लोग मिसालें देते थे हमारे घर की, कहते थे कि ऐसी फैमिली हमने नहीं देखी कहीं भी। मेरे भाई हंसते थे, कहते थे तुम लोगों के गेट के बाहर जो नेम प्लेट है उसकी जगह एडम्स फैमिली का नेम प्लेट लगना चाहिए। मतलब जितना तुम लोग हंसी मजाक करते हो और जिस तरह के तुम लोग हो, कोई हम में जो है ना वो नहीं था। मतलब मेरे देवर के साथ, नंद के साथ बहुत दोस्ती, क्योंकि हम तीनों सेम एज फेलोज थे। मतलब मेरा देवर मेरा एज फेलो था और मेरी नंद मुझसे 1-2 साल छोटी होगी, इस तरह से था। बहुत हम लोग दिन में वो लोग आते थे इकट्ठे, दिन का खाना खाना, फिर रात में आना इकट्ठे खाना खाना। और इस तरह से ना हमारी लाइफ गुजर रही थी और बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी के लोग बस तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। ये 2008 की बात है कि हम लोग अपने देवर के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने ना, कि कोई लड़की मिले, चलें अब उसकी भी शादी करें हम लोग। तो इस बार मेरी एक बेटी थी, मुझे सब कहते थे कि तुम और बेबी कंसीव करो ये वो। तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा मेरी देवर की शादी हो जाए, उससे फ्री हो जाऊँ, तो फिर मैं उसके बाद कंसीव करूँगी। उन्हीं दिनों मेरी नंद की एक फ्रेंड है, उसने हमारे घर आना जाना स्टार्ट कर दिया। वो मतलब कॉलेज फ्रेंड थी उसकी। मेरी नंद उसको अवॉइड करती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारे घर ना बस आ जाती थी, हफ्ते में एक आध चक्कर लगा लेती थी। और वो जब आती थी कोई ना कोई स्वीट डिश हमारे लिए बना के लेकर आती थी। अच्छा, अब हम अपनी देवर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं इधर उधर, हमें एक दो लड़कियां अच्छी भी लगी। सडनली पता नहीं क्या हुआ, जो मेरी नंद की फ्रेंड थी वो मतलब मेरी नंद को भी पसंद नहीं थी। मेरी सास ने कहा कि मुझे कि क्या कहती हूँ इसके बारे में ना, अगर हम यहाँ पे रिश्ता करें। तो मैं चुप हो गई। खैर जब वो वापस गई, तो जब हमने अपनी नंद से बात की, तो उसको जब कहा कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना अली की शादी यहाँ पर कर देते, तो मेरी नंद ने फुल उस बात के अगेंस्ट की। उसने बोला कि नहीं, इधर नहीं करना, ये लड़की बस ऐसी साइको सी है, कॉलेज में भी लोग लड़कियां इसका इतना मजाक उड़ाते हैं और ये बहुत वियर्ड सी है, वियर्ड हरकतें करती है और ये सब कुछ है। खैर हम खामोश हो गए। फिर एक हफ्ते बाद वो आई, एज़ यूजुअल सब कुछ मीठा बना के हम लोगों के लिए लेकर आई। तो हम खा लेते थे क्योंकि हमारे माइंड में तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि एक ही सोच। हमें ये होता था कि चलो वो आती है खाली हाथ उसको बेकिंग का बहुत शौक है, तो इसलिए वो कुछ नया ट्राई करती है, तो वो हमारे लिए लेकर आ जाती है। फिर दोबारा से ये बात हुई, मेरी नंद इस बात के फुल अगेंस्ट थे, लेकिन मेरी सास ने बोला कि नहीं, हम बात चलाते हैं। उन्होंने मुझे, क्योंकि बड़ी बहू थी, तो मेरे सास ससुर मेरे से पूछे बगैर कोई काम ही नहीं करते थे। मतलब कि एक सुई भी मैं बोलूँ ना इधर से उधर करनी होती थी तो वो मुझे कहते थे कि हम ये करें या ना करें। इतनी वो मुझे रिस्पेक्ट देते थे और इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा चलो हम इसके घर कॉल करते हैं। हमने उसके घर कॉल की, उसकी माँ से मैंने बात की। तो मैंने कहा कि इस तरह हम अपने देवर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आपकी बेटी आती है, वो
मेरी नंद की फ्रेंड है, तो हमें अच्छी लगती है। हम चाहते हैं कि हम रिश्ता लेकर आए ना। उस वक़्त तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर कहती हैं अच्छा मैं बताऊँगी। आधे घंटे बाद वो कॉल करके कहती हैं हम लोग आज शाम को ना मैं और मेरी वालदा आ रहे हैं लड़के को देखने के लिए। हम लोग बहुत हैरान हुए कि हमने तो सिर्फ बात की है और वो एकदम से रेडी हो गए। खैर हमने कहा ठीक है मोस्ट वेलकम, आप लोग आएँ। शाम हुई, वो और उनकी वालदा जो हैं वो हमारे घर पर आ गई। उन्होंने आके जो है देखा ये वो घर, माशाल्लाह बहुत हम लोगों का बड़ा और अच्छा वेल सेट और बहुत मतलब कि जो देखता था हैरान ही रह जाता था, इस टाइप का था। खैर वो लोग बैठे 1-2 घंटा और मेरे देवर को भी हमने रोका, उससे भी मिले। वो लोग चले गए और जाने के आधे घंटे बाद ही उन्होंने हमें कॉल कर दी कि हमें ये रिश्ता मंज़ूर है और हम 1 हफ़्ते के अंदर ही हम निकाह करना चाहते हैं। तो हमने कहा इतनी जल्दी तो हम निकाह की अरेंजमेंट नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट जो है हमें कुछ अच्छा 1 हफ़्ते तक हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, निकाह हम बाद में कर लेंगे, आप हमें थोड़ा टाइम तो दें। तो उन्होंने कहा नहीं बस डायरेक्ट निकाह ही करना है। बहुत मुश्किलों से उन्होंने हमें 15 दिन दिए। उन 15 डेज़ के अंदर मैं और मेरे हस्बैंड कराची गए। हमने वहाँ से लड़की के लिए डिज़ाइनर ड्रेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है वो सब मतलब हमने किया। खैर वापस आए हम लोग 15 दिन बाद, उन दोनों का निकाह हो गया। जब निकाह हो गया तो सडनली ये सब कुछ हुआ कि हमारी फैमिली में मतलब जो मेरी साइड की फैमिली थी वो लोग बड़े हैरान हुए जब निकाह पे वो लोग इसकी फैमिली से मिले। तो दबे दबे अल्फाजों में उन्होंने हमें बोला भी कि आप लोगों ने इनके बारे में पूछ गुछ नहीं करवाई थी, क्या इशू था जो बग़ैर पूछ गुछ के जो है आप लोगों ने यहाँ पे रिश्ता कर दिया। इंसान पहले पूछता करता तो है। हमने कहा भाई ये लड़की आती थी हमारे घर, अच्छी लगी, बस ठीक है हम लड़की ढूंढ रहे थे, अच्छी थी, हमने कर दिया और यहीं के रहने वाले हैं तो इसमें इतना पूछना करना क्या है। खैर निकाह का नेक्स्ट डे हुआ तो उस लड़की की माँ का कॉल आया। वो मेरी सास से बात कर रही हैं वो मेरी सास के मुंह पे बोलती हैं कि आप देखना कि मैं अपनी बेटी को इतना ट्रेन करके भेजूंगी। मेरा उन्होंने बोला कि आप अपनी बड़ी बहू का नाम लेना भूल जाएंगी और आप सिर्फ मेरी बेटी का हर चीज़ में नाम लिया करेंगी। डायरेक्ट उन्होंने ये बात उनको बोली। खैर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि इन्होंने ये क्या बात की, लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत ओपन माइंडेड थे हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, कोई ज़्यादा इस बात का हमने वो नहीं किया। इसी दौरान मेरा एक ड्रेस था बहुत खूबसूरत ना, क्योंकि क्वेटा में रहते थे तो वहाँ बलोची काम वगैरह बहुत अच्छा ड्रेसेस पे होता है। उन्होंने मुझसे जो है ना कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए सेम ऐसा ड्रेस बनवाना है तो तुम मुझे ना अपना ये ड्रेस दे दो। तो उसकी शर्ट पे ट्राउज़र पे दोनों पे काम हुआ था। मैं तो बहुत कोई जहन में ऐसी बात भी नहीं थी, मैंने दे दिया उनको ड्रेस। मैंने कहा ठीक है आप बनवा लें। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, उन्होंने मेरा ड्रेस मुझे रिटर्न नहीं किया। अच्छा इस दौरान जो है हमारे बीच में ना थोड़े थोड़े मसले चलने लग गए, मतलब छोटी छोटी बातों पे, जैसे मेरे सास ससुर हाइपर होने लग गए या मेरे हस्बैंड के बीच में जो है ना थोड़ा बहुत इश्यूज बग़ैर वजह के, बग़ैर किसी बात के ना कोई इशू क्रिएट हो जाता। खैर दिन गुजरते गए पूरे 1 साल बाद जो है ना उनकी शादी की डेट रखी गई। अब वो लड़की की आदतें ना बहुत अजीब सी वियर्ड किस्म की वो हरकतें करती। मतलब मैं नीचे किचन में, हम दोनों का रूम साथ साथ था, ऊपर और साथ मतलब ऊपर 4 रूम्स थे, एक मेरी नंद का था, साथ में तो जो था वो मैंने अपनी बेटी के लिए सेट किया हुआ था, फिर मेरा रूम था और उसके साथ जो है ना मेरे देवर का रूम था, और नीचे जो है ना 2 बेडरूम्स थे जिसमें एक सास ससुर रहते थे और एक में इनकी दादी जो थी उस वक्त हयात थी वो रहती थी। खैर अब नीचे किचन भी नीचे था, कुक वगैरह बहुत सर्वेंट्स हर सब कुछ था, लेकिन मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ था तो मैं किचन में काम कर रही होती थी। मुझे नहीं पता ये किस टाइम मेरे रूम में जाती थी। एक दिन मैं गई किचन से काम करके, मैंने देखा मेरी बेडशीट चेंज हुई हुई है। अरे ये क्या? तो वो कहती है कि वो मैंने ना डाली है। मैंने कहा चले मैं मेरी नई बेडशीट है मैं आपके बेड पे डाल देती हूँ। मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसी हरकतें कौन करता है ना, मतलब। खैर थोड़ी देर बाद जब शाम हुई मैंने उसकी बेडशीट वापस उतारी और तय करके उसको दे दी। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन प्लीज़ आइंदा ये मत करना, बहुत ऑड सा लगता है।
अब वो हर बात में ना मेरे साथ ज़िद लगाने लग गई। इसमें मैं कहती हूँ गलती मेरे इन लॉज की भी थी कि वो हर बात में उसको बोलते थे कि तुमको कुछ नहीं आता है, भाभी से सीखो, देखो वो किस तरह मैनेज करती है, वो ये सारी चीज़ें किस तरह करती है, वो बेटी को भी देखती है, वो घर को भी देखती है, कुकिंग भी करती है, उसकी टाइमिंग देखो, उसने किस तरह घर संभाला हुआ है, हर चीज़ को कितना मैनेज करके उसने रखा हुआ है। मतलब वो कुछ भी करती तो उसको ये करते 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 उस लड़की के दिल में मेरे लिए शायद इतनी नफ़रत बढ़ गई या वो इतनी ज़िद में आ गई कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके साथ, कि वो डिप्रेशन में चलेगी या क्या। खैर वो साथ ही शादी के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट भी हो गई। तो मैं उसकी बहुत ख्याल करती थी, ट्रेज़ बना बना के उसके कमरे में उसके पसंदीदा खाने ले जा रही हूँ और हर चीज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे नाखुश और इस तरह से। तो अंदर ही अंदर मैं हर्ट होती थी और हमारे घर के हालात भी बहुत चेंज होने लग गए। जहाँ हर वक्त हंसी गूंजती थी वहाँ पे जो है ना बस खामोशी और इस तरह हो गया। मेरे सास ससुर भी उखड़े उखड़े रहने लगे। उसकी शादी के नेक्स्ट डे ही मेरी नंद का रिश्ता भी हो गया। मतलब वो किसी को पसंद करती थी और वहीं पे उसकी मंगनी कर दी। तो उसकी जो नानी थी, मतलब वो बैठ के इतने 10 लोगों में मेरी सास को कहती है कि देखा मेरी बेटी के पैर कितने नसीबो बख्तों वाले हैं कि आने के साथ ही इस की नंद की किस्मत खुल गई और इसकी देखो मंगनी हो गई और अब देखना ये इस घर को वारिस भी देगी। खैर अब उस लड़की ने फुल माइंड बना लिया उसका बेटा ही है, बेटा ही है। ठीक है, जब 6-7 मंथ में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बेटी है, तो उसने कहा नहीं डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, मेरा तो बेटा ही है। इवन कि उसने शॉपिंग भी सारी ब्लूज़ में जो बेटों वाली होती है वो की, नाम भी उसने बेटों वाले सोचे और ये सब कुछ। उसकी जब डिलीवरी हुई, उसकी बेटी हुई, उसने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी, उसको हाथ भी नहीं लगा और बोला मेरी बेटी नहीं, मेरा तो बेटा हुआ था। खैर बहुत समझाया बुझाया, घर आई वो। और जब वो चिल्ला जो आप कहते हैं ना 40 डेज़ का होता है, उन दिनों उसकी माँ भी आके हमारे घर में रहने लग गई कि मैं अपनी बेटी का ख्याल करूँगी। हमें ये बात भी बहुत अजीब सी लगी कि ऐसा तो कहीं नहीं होता, अगर इतना ही है चलो बेटी को अपने घर ले जाओ, आपको यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो हमारे घर आके रहने लगी और वो हमारे हर मामलात में इंटरफेयर करने लगी। वो इतने अजीब अजीब बातें, मेरी और मेरे देवर की इतनी दोस्ती थी, उसके ऊपर वो कमेंट्स करती, अजीब अजीब बातें करती और बहुत मतलब ना बहुत ही वियर्ड सा बिहेव उसकी माँ भी करने लग गई और पता नहीं खुद हर चीज़ में हाथ डालना जैसे उसका अपना घर हो। हम तो कभी किसी के घर जाके एक पानी का गिलास भी खुद ना पिए, लेकिन वो ऐसे बिहेव करी जैसे वो उसका अपना पूरा घर हो। खैर हमने कहा टाइम में गुजर जाएगा, वो रही कोई 15-20 दिन। उस दौरान हमारे घर का माहौल बहुत ही ख़राब सा रहा। खैर वो चले गई। अब क्या हुआ कि अब मेरी सास वगैरह मेरे पीछे पड़ गए कि भाई अब तुम प्लान करो, बेबी प्लान करो। साथ ही उसको बोल दिया मेरी देवरानी को कि जब तुम प्रेग्नेंट थी तो भाभी ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, अब जो है इन्होंने कंसीव करना है तो तुमने बहुत इनका ख्याल रखना है जिस तरह इसने तुम लोगों का ख्याल रखा। तो उन्हीं दिनों हम लोगों का प्लान बना यहाँ इस्लामाबाद लाहौर वगैरह का एक ट्रिप मारने का, मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का। तो हम लोग जो है आए, लाहौर आए, कुछ दिन रहे यहाँ पे, फिर हम लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ पे कुछ दिन रहे और फिर वापस लाहौर आए। जब मैं वापस लाहौर आई मेरे पेट के नीचे इस शदीद किस्म का दर्द, मुझे लगा कि हो सकता है ट्रैवलिंग सिकनेस हो या कुछ हो, मैंने इग्नोर किया। लेकिन जब हम लोग जिस दिन पहुँचे, अब हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं, वहाँ की स्टोरियाँ सुना रहे हैं सब कुछ, तो मेरी देवरानी ने स्वीट डिश बनाई हुई थी, सबको स्वीट डिश दी और एक बोल लेकर आई अलग से और स्पेशली कहती है भाभी ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है और इस पे ये देखें आपको जो पसंद है मैंने वो डाला है। मैंने खा ली क्योंकि हमारे ना दिलों में इस तरह की कोई बात नहीं थी, ना जहन में कुछ ऐसा था। मैंने खा ली। आप यकीन करेंगे अगले दिन मैं अपने बेड से नहीं उठ सक रही थी। विद इन अ वीक मेरा वेट उस वक़्त होगा कोई 62 kg ना, मैं ऐसे थोड़ी हेल्दी सी होती थी। एक हफ्ते के अंदर मेरा वेट 52 kg पे चला गया और मैं बेड से मेरा उठना
महाल हो गया। मैं ऐसे हो गई, मेरी एज उस वक़्त होगी 26-27 ईयर्स, लेकिन ऐसे लगता था मैं कोई 90s की मेरी एज हो गई है। मैं बिल्कुल झुक गई, जैसे 90 साल की बुढ़ियाँ बूढ़ी औरतें होती हैं वो झुक जाती हैं, बिल्कुल इस तरह झुक गई। मेरे हाथ पैर काले से आके, मैं 2 बात करती थी, मेरे से सांस नहीं ली जाती थी ना, और मेरे बस पेट के नीचे कुछ हो। आप यकीन करें 2 महीने हमने सारे डॉक्टर्स को छानबीन कर ली, यहाँ तक कि मैं कराची गई, वहाँ आगा खान हॉस्पिटल में मेरा टोटली चेकअप हुआ। रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल, और समझ ही नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है। इसी में 2 के ढाई महीने गुजर गए और मैं डॉक्टर्स के चक्कर लगाती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरी तबीयत डे बाय डे ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और मेरे हस्बैंड मेरी तरफ से टोटली मुझे उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये होता है ना कि बीवी बीमार है तो थोड़ा सा हम ख्याल रख लें, नहीं, वो बिल्कुल मेरी तरफ से लापरवाह हो गए। मेरी बेटी को मैंने अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया कि वो स्कूल उसको भेजें, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी कि मैं कहती थी मैं ना इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। और मैं जो हर कोई मुझे ये बोलता था कि ये तौबा इस्तग़फ़ार, किसी की फौतगी पे भी जाए तो ये तो वहाँ पे भी हंसे, मतलब मैं इतनी हंसमुख थी, हर वक्त स्माइल मेरे चेहरे पे रहती थी। लेकिन मेरी ये हालत हो गई थी कि मेरे से कोई बात करता था मैं खाने को दौड़ती थी, और स्पेशली जब असर का टाइम स्टार्ट होता था, असर से लेके फजर तक मेरी वो हालत होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी सोचती हूँ तो मैं काम जाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरा दुश्मन भी हो ना, उसके ऊपर भी अल्लाह पाक ऐसा टाइम नहीं लाना जो टाइम मैंने गुजारा है। खैर ट्रीटमेंट कराती, इवन के साइकेट्रिस्ट के पास भी मुझे ले गए कि क्या पता इसको कोई साइकोलॉजिकल कोई इश्यू हो गया हो। साइकेट्रिस्ट से भी मेरा ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। बस रात होती थी मुझे खौफ आने लग जाता था, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब कि मैं बिस्तर पे बिल्कुल लग गई। मेरे जो वालिद थे अब तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले थे, और मतलब बहुत ना ऐसे दीनी टाइप के, और अल्लाह पाक से बहुत करीब जो होते हैं अल्लाह के नेक बंदे, उस तरह के इंसान थे वो। एक दिन मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, तो उन्होंने सूरह बकरा की तलावत, वो बहुत तलावत बहुत करते थे वो, उन्होंने सूरह बकरा की तलावत करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तलावत करते गए, आप यकीन करें मेरी हालत ख़राब होती गई, और ऐसे लगे मेरी आंखों से आग निकल रही है। मेरी भाभीयों ने मेरी वो हालत देखी, डर के वो लोग पीछे हो गए कि ये इसको क्या हुआ है। अब जाहिर सी बात है मेरे अब्बू, उनको कुछ आइडिया हुआ कि भाई इसको जो है ये कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, इसके साथ कोई और इश्यू है, कहीं घूमने फिरने गए तो खुदा ना खास्ता कोई साया ना हो गया हो, या क्या मसला है। खैर जैसे जैसे वो सूरत पढ़ते गए मेरी तो हालत बिगड़ती गई। अब वालिदैन बेचारे अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया होगा जो अपनी औलाद के लिए करते हैं, और मेरे अब्बू जी को मुझसे प्यार भी बहुत था। खैर वो मुझे जो है ना लेकर किसी के पास ना, ऐसे थे बुज़ुर्ग टाइप के, उनके पास ले गए कि इधर दम करवाते हैं। वो वहाँ मुझे ले गए। अब मैं उनके वहाँ पे पैर ही ना रखूँ, जो एक हुजरा टाइप का बना हुआ होता है, किस मुश्किलों से मुझे वो लोग घसीट के उसके अंदर ले गए। खैर उन्होंने दम वम किया, मेरी हालत कुछ कदरे आप बोलें कि 100% में से 10% कुछ बेहतर हुई। मतलब मैंने अपने अंदर थोड़ा सा ना ऐसे हल्का महसूस किया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि इसके ऊपर काला इल्म हुआ है। हम हैरान परेशान कि हमारे माइंड में भी कभी नहीं कि ये जादू टूने और ये तावीज़ ये होते क्या हैं, क्योंकि हमने तो कभी सुना ही नहीं था। सुनते थे तो हम कहते थे पता नहीं क्या होता है, कौन कराते हैं, क्यों कराते हैं, इस तरह हम सोचते थे। उन्होंने जब ये बोला तो मेरे अब्बू चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमें तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। खैर उन्होंने कहा कि आप इनको रेगुलर 3 दिन लेकर आएँ मेरे पास, मैं इनको दम करूँगा। 3 डेज़ तक मेरे फ़ादर मुझे, अच्छा इस दौरान मेरे इन लॉज़ मेरी तरफ से टोटली लापरवाह, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ से टोटली लापरवाह। वो मुझे इसी हालत में छोड़ के कराची चले गए। मैं मर रही हूँ, मेरी जान जा रही है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। वो लोग कभी ऐसे नहीं थे जिस तरह वो उस दौरान हो गए। 3 डेज़ तक मेरे फ़ादर मुझे उनके पास लेकर जाते रहे, मुझे दम करवाते रहे ना। तो मेरी
हालत कुछ बेहतर हुई। खैर अब जब मैं घर जाती मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होती तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती। फिर एक और हमारी जानने वाली हैं, उनकी बेटियां वाकई में होती हैं, वो नाबीना है, वो दम वगैरह और हिसाब करना और ये सब कुछ मेरा उनसे कॉल पे कांटेक्ट हुआ। मैंने जब उन्हें कॉल की तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने ही सारी बातें खुद ब खुद मुझे बतानी स्टार्ट कर दी कि ये होता है इस तरह इस तरह। खैर वो मुझे शाम होती मैं डेली उनसे दम करवाती। उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की, उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा सैनिटरी पैड होता है ना उसके ऊपर मेरे पे का जादू किया है, मतलब काला इल्म किया है। मैं जानती हूँ कि बहुत आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर काला इल्म किया है, और वो भी जो मेरा सैनिटरी पैड होता है उसके ऊपर। और आप यकीन करें वो तकलीफ़ मुझे नीचे ही यूट्रस से स्टार्ट होती थी, और पेट के नीचे ऐसे लगता था फूल के गुब्बारा हो रहा है, कोई वज़न मनो रख दिया है या क्या हो रहा है, इस तरह से है। लेकिन अल्ट्रासाउंड वगैरह हर चीज़ क्लियर मेरी होती थी कि डिफरेंट मेरा इलाज होता रहा, लेकिन इधर इलाज होता मैं कुछ बेटर होती, दोबारा मेरी वही हालत हो जाती। फिर जो है उधर से मेरी देवरानी ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने इल्ज़ाम तराशियाँ करने कर दी कि ये जो मेरा बोला कि ये और इसके पेरेंट्स मेरे ऊपर तावीज़ करा रहे हैं, मुझ पे जिन आ रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें वियर्ड हरकतें करें अपने आप को पता नहीं। एक दिन तो मैं किचन में खड़ी थी, पीछे से छुरी ला के बाकायदा वो मुझे मारने लगी थी। वो तो मेरी नन ने देख लिया, मुझे बचा लिया, वरना वो उस दिन मुझे मार देती। इस डर से मैंने अपनी बेटी को भी अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया कि खुदा ना खास्ता ना उसके साथ कोई बैड सीन ना हो जाए। खैर मैं सुबह उठती कमरे के बाहर, मैं देखूं मट्टी की लाइन लगी हुई है, लौंगे पड़ी हुई हैं। मैं हैरान, मैं कहती शायद ये चूंटियाँ आ गई हैं कि चूंटियाँ भी सुराख करती हैं तो मट्टी निकालती हैं। मतलब मेरा जहन तावीज़ों और इस तरफ जाता ही नहीं था। फिर किसी ने मुझे कहा कि मंडे को और थर्सडे को, आई थिंक मंडे और थर्सडे आई थिंक बोला था, या ट्यूसडे और थर्सडे को, बड़े गोश्त जो है ना कीमा बना के ऊपर अपनी छत पे डालें ताकि वो परिंदे खाएं, एक तरह का सदका निकलता है। आप यकीन करें मैं एक छत का रास्ता जो है उसके मेरे देवर के रूम से भी जाता था, और जो मेरा दरवाज़ा जाता था उसके आगे ना मेरा बेड और ऐसे फर्नीचर पड़ा था, वो बंद था, मैं जा नहीं सकती थी। मैंने बाकायदा बाहर जाने के लिए जो है ना वो दरवाज़ा खोला, मैं ऊपर गई, सारी सफाई वगैरह कराई। मैंने फ़र्स्ट डे जब वो गोश्त डाला, अभी डाल के मैं मुड़ी ही थी कि मेरे बैग पे इतना बड़ा काला बिल्ला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो बैठा हुआ और उसकी आंखों से जैसे कोई ऐसे रेड रोशनी निकल रही। मैं तो चीख के डर के ना बस मैं फ़ौरन नीचे आ गई। अब जब ये मुझे करना था कोई 3 वीक्स तक ना, एवरी ट्यूसडे आई थिंक और थर्सडे, और इस तरह 3 हफ्तों तक करना था। जब नेक्स्ट डे आया करने का, जब मैं छत पे गई हूँ डालने, आप यकीन करेंगे जो मेरे कमरे की छत है उसके ऊपर मिट्टी का एक ढेर, जैसे कब्र की मिट्टी नहीं होती है वो, और बड़े बड़े काले पंजे, जैसे किसी बहुत बड़े आप ईगल बोल लें, या मुझे नहीं पता वो किस परिंदे के काले पंजे थे, और टूटे हुए अंडे पड़े हुए थे। वो बाकायदा बिल्कुल जैसे मेरे कमरे के ऊपर वाला हिस्सा है ना छत का, उसके ऊपर। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा अभी मैंने 3 दिन पहले यहाँ सफाई कराई है, ये साफ़ सुथरी छत, मतलब ये चीज़ें कहाँ से यहाँ आ गई। उधर से फिर मुझे हुआ कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, ये क्या है। खैर मैंने अपनी सास वगैरह को बुलाया, मैंने कहा ये देखें, लेकिन उन्होंने भी उस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा बस आ गई होंगी, ये है वो है। मैं चुप कर गई कि भाई जब वो लोग ये यकीन नहीं करते तो मैं क्यों उनके पीछे पड़ूं। खैर करते 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 7-8 महीने गुजर गए, आखिर मेरी बस हो गई। अच्छा मैं जब पानी वाली कहते हैं, जब पानी वाली जगह पे आप लोग जाओ तो आपके असरात थोड़े कम होते हैं। कोयटा में ओड़क के नाम से एक जगह है, वहाँ पे फ़्रेश चश्मों का पानी होता है। हर हफ्ते मैं वहाँ पर जाती, मैं फ़्रेश हो जाती, लेकिन मैं जब वापस घर आती मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, वही हालत हो जाती मेरी। फिर एक हमें किसी ने बताया, पढ़ने वाले, कि ये ना सही तोड़ करते हैं। वो अब्बू के घर आए, मेरे पेरेंट्स के घर पर आए वो।
मैं अपने घर से गई बहाना करके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी की, या कुछ ऐसे करके मैं गई कि मैं चलो वहीं पर जाके ना दम शम जो भी करना है करवाती हूँ। मैं बाकायदा पूरा काली चादर में अपने आप को लपेटा हुआ कि मेरी आंखें तक कवर, मेरे हाथ पैर सब कुछ कवर। उस बंदे ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ के मुझ पे फूका और एक गिलास पानी पे फूक मारा और बोला ये आप पिए और आप अपने पूरे जिस्म पे ना दूसरे रूम में जाके लगाएं। आप यकीन करें मैंने वो पानी जैसे जैसे पिया और मैं जैसे जैसे अपने जिस्म पे वो पानी लगा रही, मुझे ऐसे लगे मेरी रगों में से जो है ना तकलीफ़ निकल रही है। उधर आने से 5 मिनट पहले तक मेरी हालत थी कि मैं चल नहीं सक रही थी, ना मेरे से बात हो रही थी। लेकिन वो अमल करने के बाद मैं ऐसे जैसे मैं कभी ज़िंदगी में बीमार ही नहीं हुई हूँ। मैं घर आ गई। अब जब मैं घर आई मुझे मेरी देवरानी ने देखा, अरे ये तो बड़ी फ्रेश है और ये है और वो है। तो कुछ 1-2 दिन गुजरे, उसके बाद फिर मेरी वही हालत। अब क्या करें, उनसे कैसे राब्ता करें जो आए थे वहाँ पे। खैर उनका अब्बू ने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप नंबर दे दें मेरा, अपनी बेटी को बोलें मुझसे फ़ोन पे जब तबीयत ख़राब हो मुझसे फ़ोन पे बात कर लिया करें, तो मैं उनको फ़ोन पे ही दम कर दिया करूँगा। खैर मेरी हालत ख़राब होती, एक दिन मेरे हस्बैंड कराची गए हुए थे, मुझे ऐसा फ़ील हुआ रात के टाइम, बाकायदा मुझे चीज़ें नज़र आती थी। मैं देख रही हूँ एक बहुत लंबा और बिल्कुल काली सी चीज़, ठीक है, मतलब शक्ल नहीं दिख रही उसकी लेकिन पूरा ब्लैक। और उसने बाकायदा आके मेरा गला दबाया, उसने बोला है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मर जाओगी और पता नहीं क्या है क्या। और मैं चीख रही हूँ अपनी तरफ से और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, ना मैं हिल पा रही हूँ ना कुछ। मैं उसी तरह आखिर दिल में मैंने आयतुल कुर्सी और ये सारी चीज़ें पढ़नी शुरू की। तो कहीं जाके कोई 15-20 मिनट बाद मैं नॉर्मल हुई। मैंने रोते रोते उसी वक्त अपने हस्बैंड को कॉल की। उस वक्त मेरे ख्याल में रात का 2-2:30 बज रहा था। मैं उन्हें रो रही हूँ, मेरे से बात नहीं हो रही कि मैंने इस तरह देखा, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो मुझे कहते हैं मैं कोई अगली गली में तो नहीं बैठा हुआ ना कि मैं वापस आ जाऊँ, जब आना होगा मैं आ जाऊँगा, फ़ोन बंद करो और तंग मुझे नहीं करेगा। कि उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं रातों को डरती थी, मैं सोती नहीं थी डर की वजह से। और जब मैं सो जाती थी ना, सुबह मैं उठती थी, मैं खून खून, मेरी कमर पे इस तरह जैसे किसी ने पंजे मारे हुए। अगर बॉडी के आगे होता तो इंसान बोले कि मैंने खुद ये सब किया, लेकिन मेरी बैक खून से भरी हुई होती थी, निशान मेरी कमर के ऊपर होते थे अजीब व गरीब से। फिर तावीज़ मिलने लग गए मेरे कमरे की खिड़कियों में से, मेरे ड्रेस रूम की खिड़कियों में, मेरे वॉशरूम के टैंक में से, यहाँ तक कि जो बेडेट होता है उसके अंदर, उसके रोशनदान और पता नहीं कहाँ कहाँ से तावीज़ ही तावीज़। क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद और कुरान ये सब बाकायदगी से मैं पढ़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई। अब जो वो कारी साहब थे जिनसे मैं फ़ोन पे मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मैं दम कर आती थी, वो एक अजीब किस्सा। उन्होंने तो मेरी शक्ल तक देखी नहीं थी, ठीक है। वो मुझे दम करते मेरी हालत बहुत संभल जाती। उधर जो मेरी देवरानी है उनके अलग से ड्रामे कि उन पे भाई जिन आ गया है और मैंने तावीज़ करा दिया है और क्या। फिर हमें हिस्ट्री उनकी पता लगी कि उनके मदर और फादर की सेपरेशन हुई हुई थी। और जो उनके जानने वाले उन्होंने बताया था कि इतने तावीज़ करवाए हुए थे उनके फादर के ऊपर इसकी माँ ने कि वो बिल्कुल पागल हो गए थे। हमारे वहाँ पे एक मशहूर जगह है, उसकी दीवारों पे कहते हैं उनका लिखा हुआ आज भी मौजूद है, उनके हाथों से लिखा हुआ कि वो लिखते थे दीवारों पे। और रोड पे वो इतने पैसे वाले बंदे थे कि इतने वो पागल हो गए थे कि रोड से कचरा जमा करना, फटे हुए कागज़, ये वो। फिर उनकी बहनों ने उनको कराची भिजवा दिया, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह चला जो भी है। उन्होंने कभी अपने बच्चों से वो मिल नहीं सके, ना ही इसकी मेरी देवरानी की माँ ने कभी उनको बच्चों से मिलने दिया। पता नहीं किन किन चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व थे, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर मैंने ये टाइम जो है ना 9-10 महीने ऐसे अजियत में गुजारे कि बस रोज़ जीती थी रोज़ मरती थी, ये हाल था। फाइनली मेरे भाई हैं, उनका काम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का इस्लामाबाद में था, तो मेरे फादर ने कहा कि चलो कुछ टाइम के लिए मैं इस्लामाबाद ले जाता हूँ, हो सकता है चेंज मिले थोड़ा सा,
तबीयत बेहतर हो। वो मुझे इस्लामाबाद ले आए, यहाँ पे सारा सेटअप घर वर लिया। यहाँ पे आप यकीन करें, यहाँ पे कोई गोलरा शरीफ हैं, वो दम करते हैं क्या। मैं 2-3 दफ़ा मुझे वहाँ पर लेकर गए होंगे। उसके बाद मेरी हालत बहुत बेहतर हो गई और मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गई। और माशाल्लाह मैं इतनी सेट हो गई, सब कुछ बिल्कुल हेल्दी लाइफ में मैं वापस आ गई। जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, बस मुझे हुआ कि मैं वापस क्वेटा जाऊँ। मुझे याद है कि जून का महीना नहीं, अप्रैल या मई का महीना था। मई में मैं वापस क्वेटा गई। मैंने 2 डॉगीज़ पाले हुए थे, जो नहीं रशियन वो होते हैं, डॉग्स होते हैं वो। एक ट्विंकल एक लेटर था, ऐसा, एक मेल एक फीमेल। वो भी मैं साथ अपने ले गई। मैं क्वेटा पहुंची हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। घर वालों के भी मेरे साथ बहुत अच्छा नॉर्मल वो था। लेकिन आहिस्ता 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 15 दिन गुजरे, 20, उस दौरान मैंने कंसीव किया। मैंने किसी को भी नहीं बताया, मेरे सिर्फ हस्बैंड को पता था या मेरी सास को पता था। और उन्होंने उनको मना किया सख्ती से कि किसी को आपने नहीं बताना है। अच्छा, वो मेरी तबीयत फिर अजीब सी होने लगी। एक दिन ना मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रही थी, अमी देवरानी ऊपर को जा रही थी। उसने जब मुझे क्रॉस किया, आप यकीन नहीं करें, बाकायदा मुझे फ़ील हुआ जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ गुज़र के ना क्रॉस की है किसी चीज़ ने मुझे। और एकदम मेरा दिल ऐसे बैठ सा गया ना। मैं आई हूँ जल्दी से वापस कमरे में। जब मैं कमरे में आई तो देखा मेरा मिसकैरेज हुआ हुआ था, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं जो रोई हूँ, मैं चीख चीख के मैं रोई हूँ। और मैं 1 महीना क्वेटा में रही होंगी और मैं वापस अपनी उसी हालत पे पहुंच गई जैसा मैं क्वेटा छोड़ के गई थी, जितनी मैं बीमार थी। सुबह जब मैं उठी, उनमें से मेरा एक कुत्ता बिल्कुल ठीक ठाक था, जिससे मुझे ज़्यादा प्यार था, ग्लिटर, वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। बस उसके बाद तो मैंने कहा मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उसके बाद मैं वापस 20वां रमज़ान था, मुझे याद है, मैं वापस इस्लामाबाद आ गई। बस मैंने कहा मैंने यहाँ नहीं रहना है। मेरी सास ने भी बोला कि रुक जाओ, ये वो। फिर उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाने शुरू किए कि ये यहाँ क्यों रहेगी, इसने वहाँ पे दोस्तियाँ करे, अजीब जो किस्से कहानियाँ, मतलब वो बातें बोली जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि उनके मुँह से वो बातें निकलेंगी। खैर मैं वापस आ गई यहाँ पे, अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी का सारा ख़र्चा वर्चा भेजते थे, उसकी स्कूलिंग का, ये वो। फिर मेरे हस्बैंड ने अपना सेटअप कराची में किया, मुझे वहाँ पर बुलाया। हम कुछ टाइम रहे वहाँ पे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। मैं फिर वापस बैक टू लाइफ हो गई थी। फिर एक दिन ये दोनों मियाँ बीवी, मेरा देवर और देवरानी, ये दोनों हमारे घर आए हैं। होकर क्या गए हैं, उसी दिन से मेरे हस्बैंड और मेरी फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई और मैं वापस इस्लामाबाद आ गई। फिर कर कर आके मैं 1-1.5 साल रही। फिर भाई बहुत मिन्नतें की हैं वो मेरे हस्बैंड ने। फिर बोला कि नहीं तुम आओ। खैर इसी दौरान मेरे फादर की भी डेथ हो गई। और आपको पता है कि फादर से बड़ा सहारा, भाई भले जितना कुछ करते हो, जितना प्यार करते हो, लेकिन वो बात नहीं होती है जो बाप की होती है। तो 2014 में मेरे फादर की अचानक से डेथ हो गई। अब ना चाहते हुए भी मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। मैं 2015 के मैं हाल में जून जुलाई में मैं वापस क्वेटा गई। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में मैं चले गई कराची 2016 में। हाँ, बहुत अच्छी लाइफ गुजरी थी, इतनी हैप्पी लाइफ कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कि 3-4 महीने इस तरह थे कि हम लोग वापस से एक दूसरे में, मेरे हस्बैंड वापस पुराने जैसे मुझे प्यार करते थे, और मेरी बेटी, हम लोग बहुत बहुत अच्छी लाइफ वापस से हमारी स्टार्ट होगी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया सब कुछ। एक दिन अचानक मेरा देवर आया, कराची आए हुए थे वो लोग उस दिनों। तो अचानक से ना, मतलब हम कभी उसे कहते थे कि अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ो, तो उन लोग नहीं छोड़ते। अचानक क्या गया, बोला कि हम लोगों ने कहीं जाना है तो इसको ना एक रात के लिए अपने घर रख लो। हम बड़े हैरान हुए, मतलब इस तरह कभी होता नहीं था। वो तो बोल बोल के भी नहीं छोड़ते थे। खैर हम खुश हो गए कि चलो। वो मुझे बड़ी मम्मा कहती थी क्योंकि मैंने ही उसको तकरीबन पाला था, बहुत उसके साथ वो किया। अगले दिन जब वो गई है, मैंने आज अगले दिन बग़ैर किसी बात पे मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई, मुझे नहीं पता कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर
आप यकीन करेंगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी 1 हफ्ते में। सिर्फ 1 हफ्ता लगा। 2017 फरवरी का महीना, फेब के फर्स्ट वीक में वो आई है और आई थिंक 11 फेब को मुझे डिवोर्स दे दी। बस मैं यहाँ पर आ गई, मेरे पास जो थे पैसे वैसे जमा, मैंने आके यहाँ पे एक जगह रेंट पे ली और वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई। 2-3 दिन बाद मैंने अपनी मदर को कॉल की, अपने भाइयों को मैंने बताया, वो लोग फिर मेरे पास आए। फिर ये कि उन्होंने मुझे अलग ही एक अपार्टमेंट लेके दे दिया, वहीं पे मैं रहने लग गई और सब कुछ। अच्छा, जब मेरी ये तबीयत ख़राब थी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं बाज़ार भी जाती थी ना, मैं खड़े खड़े मैं यूरिन पास कर देती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। ये हाल हो गया था कि मैं एडल्ट पैम्पर्स पहनने लग गई थी, इतनी मेरी हालत बुरी हो गई थी। और अजीब अजीब ख्वाब देखना, कभी क्या, मतलब बहुत डिटेल्स हैं। अगर मैं सब आपको बताने बैठ गई ना तो मज़ीद 3 घंटे और लग जाएंगे। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि काला जादू वाकई होता है और मैं इस चीज़ से गुजर गई और इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे डिवोर्स हो गई। मेरी बेटी अभी माशाल्लाह 19 साल की हो जाएगी। 2017 में मुझे डिवोर्स हो गई और आज वो बंदा जो मेरा कभी शौहर था, आज वो भी रोता है, सर पीटता है कि ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हुआ। और जब मुझे डिवोर्स दे दी, मुझे उसी वक्त घर से निकाल दिया और मुझे बेटी से तक से नहीं मिलने दिया। लास्ट ईयर मेरी देवरानी की अचानक से डेथ हुई और आप यकीन करें, जब उसकी डेथ हुई उसकी बेटी उसके पास नहीं थी और उसका शौहर उसके पास नहीं था और वो अपने माँ के घर थी। और अचानक से उसकी पता नहीं नींद में क्या मेडिसिन, वो भी कोई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाती थी, क्या करती थी, जिसका रिएक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम सुन रही और सोची थी मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, लेकिन ये इतनी लंबी थी कि मैं हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि मैं आपको बताऊं। आज फाइनली मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने कहा मैं आपको बताऊं और मैं बोलूं कि ये चीज़ें होती हैं। काइंडली आप, इसमें बड़ों की भी गलती होती है कि जो है वो बोलते हैं कि ये देखो ये ऐसा कर रही है, तुम ऐसा नहीं कर रही, इस तरह करके एक दूसरे के दिलों में जेलसी डालते हैं और फिर उनकी वो जेलसी पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है और वो लोग क्या क्या करने लग जाते हैं। तो खुदा के लिए बड़ों को कभी भी किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों की वजह से आप देखें पूरी ज़िंदगी बर्बाद होके रह जाती है। 1 साल पहले दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, लेकिन वो बात तो नहीं है ना जो पहले थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करती हूँ, मुझे मिलने नहीं देते मेरी बेटी से। और बस ये मेरी कहानी थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कभी किसी को कंपैरिजन ना करें और माएँ कभी अपनी बेटियों के जहन में ये ना डालें कि तुमने दूसरे घर जाके पहले वाली बहू की जगह से ज़्यादा बढ़ के जगह लेनी है। ये चीज़ें माँओं पे भी बहुत मैटर करती हैं और ये ससुराल वालों पे भी बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच।